नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु एंड साहित्य 360 विद मनु। खालिस्तान की जब भी बात आती है, तब हर भारतीय के मन में बहुत सारे सवालात आते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं अंधेरे में गुम हो जाते हैं। खालिस्तान आंदोलन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के बाद सिख विरोधी हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू हुआ। तथ्यों के साथ सच की रोशनी लेकर एक किताब आई है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जिसे हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व विशेष सचिव श्री जीबीएस सिद्धू जी ने लिखा है। सिद्धू जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे सिद्धू साहब का एक ब्रीफ परिचय करवा देना चाहती हूँ। सिद्धू सर डिड MA हिस्ट्री 1962 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी महिंद्रा कॉलेज पटियाला, followed by 2 years stint as a lecturer of history in Government Ripudaman College, Nabha. As a student, he was captain of the college hockey team and member of the Punjab University and PEPSU hockey team, which participated in the Inter-University and National Hockey Championship, respectively. Joined Indian Police Force in 1964 and passed out from Central Police Training College, Mount Abu, as the best all-rounder professional of the batch with the award of Prime Minister Baton and Home Minister Revolver. Served in UP as ACP Kanpur, Additional SP Agra and SP Barabanki. Before joining Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat, New Delhi, on deputation in February 1972. While serving in UP, did basic and advanced course in mountaineering from NIM Uttarkashi. In the Cabinet Secretariat in Roh, in addition to headquarter posting, was head of Roh Gangatok Station, when he headed a landmark and top secret operation relating to the merger of Sikkim with India in 1975. And after that, first Secretary High Commission of India, Ottawa, Canada, and Minister in the Embassy of India, Tokyo. After serving 26 years in Roh, he retired as Special Secretary in April 1998. अपनी बुक के माध्यम से सिद्धू साहब आप सबके सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं सारी सच्चाई। सिद्धू सर, आपकी बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी एक तरह से तथ्यों और सच का दस्तावेज है, क्योंकि आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक पूर्व विशेष सचिव रह चुके हैं। इस दस्तावेज के बारे में बताइए सर, और क्या ये सच लिखने में आपको कोई परेशानी आई? एक्चुअली जैसा आपने कहा है कि मैं सिक्किम में था करीबन 2.5 साल तक। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ऑपरेशन किया जो कि सिक्किम को हमने इंडिया की स्टेट बनाई, 22nd स्टेट, और उसके बारे में मैंने एक अपनी किताब में लिखा है जो पहली किताब सी पेंगुइन की, सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने उसके बाद फिर मुझे इन्होंने भेज दिया, कनाडा में रहा 3 साल और कनाडा में बहुत लोगों से मिला, और वापस कनाडा से जब मैं आया 1979 सितंबर में, तो हेडक्वार्टर में बड़े सेंसिटिव डिविजन्स का हेड रहा, डायरेक्टली वर्किंग अंडर सेक्रेटरी RNW और डायरेक्टर RNW। खुद मैंने कुछ चीजें देखी, कुछ डिपार्टमेंट के लोग हमारे दोस्त जो करते थे वो देखे, कुछ हमारे दोस्त और रिश्तेदारों से पता लगा। तो उस पीरियड में काफी कुछ मुझे ज्ञान हुआ, और ऐसा ज्ञान हुआ जो मैं सोचता था कि मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होगा और मुझे उस किताब को लिखना चाहिए। और मगर एक ही मुश्किल उसमें ये थी कि जैसे कि UK में है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, वही इंडिया फॉलो कर रहा है कि ऐसी घटनाओं के बारे में जो बहुत सीक्रेट हो 30 साल तक नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने पहले तो उसके सिक्किम की किताब लिखी क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका था। तो फिर उसके बाद ये जो है ये आपकी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी। तो वही मुश्किल, और कोई मुझे मुश्किल खास नहीं थी, क्योंकि ओवर द पीरियड मुझे पता था ये किताब लिखनी है, तो उसका सोर्स मटेरियल मैं इकट्ठा करता चला गया। जी बिल्कुल। सिद्धू सर, मेरा अगला सवाल है, आपने अपनी किताब में लिखा है कि 1979 के अंत तक न तो पंजाब में और न ही विदेशों में कोई संगठित खालिस्तानी समर्थक आंदोलन था। क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे सर? नहीं, क्योंकि मैं एक सिख हूँ, पंजाब में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, वहाँ पर पढ़ाया भी है। तो मैंने कभी वैसे 79 तो छोड़िए, पंजाब में रहा मैं 64 तक, उसके बाद भी काफ़ी टच में रहा।
कोई ऐसी खालिस्तान मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस के बाद नहीं देखी। कुछ लोग इंडिविजुअल्स थे, जैसे कपूर सिंह आईसीएस डिसमिस्ड ऑफिसर थे, और जो आपका जगजीत सिंह चौहान थे खालिस्तान वाले। तो ये 4-5 आदमी अपनी अपनी बात करते थे और इनका अपना अपना मतलब था। तो ऐसा नहीं कि कोई आम लोगों में मुहिम हो या ऐसी मूवमेंट हो जो पॉपुलर मूवमेंट कही जा सके। तो इसके बारे में मैं किताब में जो लिखा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि सिक्किम के बाद मुझे ऑटवा कनाडा में पोस्ट किया गया फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन हाई कमीशन में, और 3 साल वहाँ रहा, सितंबर 76 से लेकर सितंबर 79 तक। सारी जगह गए, सारे टाउन में, कहीं बाई रोड बाई एयर 2-3 दफा। उस पीरियड में मैं हिंदू सिखों पंजाबियों को बहुत जानने लगा, और उसमें यही पता लगा कि सिर्फ उस वक्त 2 आदमी थे जो कनाडा में सारे में जो खालिस्तान की बात करते थे। एक तो कुलदीप सिंह सोढी था जो अपने आप को काउंसिल जनरल ऑफ खालिस्तान कहलाता था, और दूसरा था प्रोफेसर उदय सिंह सैडबरी। ये जो सोढी था ये जगजीत सिंह चौहान का आदमी था। अपने पासपोर्ट पे कहीं छाप दिए, कहीं करेंसी छाप दी, कहीं स्टैंप टिकट्स वगैरह, ऐसा कुछ वो करता रहता था। तो दूसरे जो प्रोफेसर थे उदय सिंह सैडबरी जगह है, तो वो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। तो वो एक नेक पाक सिख थे, मगर खालिस्तान की बात करते थे। अगर उनसे तो मिलने जाता था, कहते थे कि अब हमें अलग होना चाहिए, उसी में फ़ायदा है। तो वो कोई बहुत ऐसा नहीं था, मगर कितनी पॉपुलैरिटी ये जगजीत सिंह चौहान की थी। तो ये एक मुझे वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई टोरंटो में मार्च 79 में, मुझे बुलाया गया बोलने के लिए, सिख कॉन्फ्रेंस। तो मैंने बोला, तो मैं जब उसमें कुलदीप सिंह सोढी ऑडियंस में बैठा था, तो मैं यही कह रहा था कि साहब पहली जनरेशन के आप सिख बैठे हैं यहाँ पर, तो ये तो वाजिब है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो पंजाब में, मगर ये नहीं कि सारा दिन पंजाब के बारे में सोचो। आप अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए आगे उनको मल्टीकल्चरल पॉलिसी का फ़ायदा उठाते एक अच्छे कैनेडियन नागरिक बनाइए। तो इतने मैंने कहा तो कुलदीप सिंह सोढी खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि मिस्टर जी.बी. सिंह, मेरा पासपोर्ट का नाम सिंह है, सिद्धू यूज़ नहीं करता। तो उसने कहा कि जी.बी. सिंह जो है मोरारजी देसाई, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी, कि उनके एक एजेंट है, हिंदू गवर्नमेंट के एजेंट हैं, और उनकी तरफदारी कर रहे हैं। ये बतलाएं कि सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन पंजाब में क्या कैसे होती है। इतने कहा तो 4-5 सिख उसके साथ बैठे थे, उन्होंने कुर्सी से पकड़ा और उसको बाहर ले गए। तो इतनी तो उसकी इज्जत। और थोड़े दिनों के बाद 2-4 महीने में मुझे डिपार्टमेंट से भी चिट्ठी आई कि साहब ये हमें गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई खालिस्तान मूवमेंट होती तो RNAW में कुछ तो ब्रांच वगैरह कुछ तो होती। वो मुझे कह रहे हैं तुम इस पर टाइम वेस्ट मत करो, और बाद में आगे जाके और बतलाऊंगा। दूसरी चीज़, जब पंजाब के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ खबरें आती थी ओटावा में, कनाडा में, कि कांग्रेस भिंडरावाले को यूज़ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो उसी पीरियड में एक BG देशमुख साहब थे ICS ऑफिसर, और बाद में जो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी होम थे, इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज। तो वो पंजाब में गए बाई रोड, लोगों से, जिम्मेदारों से, सिखों से जो काम कर रहे थे खेतों में, उनसे मिले। लुधियाना में हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, और अमृतसर में दरबार साहब में SGPC मेंबर और पिलग्रिम से मिले। मिलना चाहते थे, मिलने वाले मिल नहीं पाए। तो उन्होंने वापस आके कहा अपने जॉइंट सेक्रेटरी को, इंटरनल सिक्योरिटी को, कि पंजाब इज ए हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कि चाहे भिंडरावाला इधर उधर चल फिर रहा। तो उसके इंटरनल सिक्योरिटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उसने कहा सर ये ऊपर ऊपर से लग रहा है, मगर कांग्रेस जो भिंडरावाले को खड़ा कर रही है ये इन्हीं को खा जाएगा। तो मगर उस वक्त कोई मूवमेंट थी नहीं बिल्कुल। तो ये तो उस वक्त का बात था आपका। सिद्धू सर, आपने उसमें लिखा है कि जनवरी 1980 के राष्ट्रीय आम चुनाव जीतने के तुरंत बाद, जैसे कि संजय गांधी ने सलाह दी थी कि खालिस्तान भिंडरावाला मुद्दे पर इंदिरा गांधी द्वारा जनवरी 1985 से पहले होने वाले अगले आम चुनाव को जीतने का जो निर्णय लिया गया था, उन्होंने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई थी। कैसे योजना बनाई थी सर? एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये थोड़ा बतलाना चाहता हूँ कि मैंने जो किताब लिखी है एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तौर पे लिखी है, और जिस ऑपरेशन को 1 अकबर रोड, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का पर्सनल रेजिडेंशियल ऑफिस था,
उनका अपना घर तो सफदरजंग रोड में दोनों साथ साथ थे, तो वहां से एक ऑपरेशन चलाया, चाहे क्रूड हो चाहे कैसा भी हो पॉलिश, मगर ऑपरेशन के रूप से। और उस ऑपरेशन के दो हिस्से थे। पहला फेज तो ऑपरेशन जो था वो 79 के एंड तक चला, और दूसरा फेज 80 से 84-5 तक चला। तो दोनों जो भी ऑपरेशन होता है उसका कोई पर्पस होता है, उसका करने वाले कुछ लोग होते हैं, और उसका मेथड कैसे है ऑपरेशन उसको चलाना है ताकि हम उसको अंजाम सरे अंजाम दे सके। तो पहले फेज में जो था वो पंजाब तक ही सीमित था, पर दूसरे फेज का उस वक्त कोई पता नहीं था उनको। तो ये जो है कुलदीप नायर हैं, एक अपने बड़े रिपोर्ट, बहुत बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर, तो गुजर गए, मगर उन्होंने अपनी किताब में बियॉन्ड द लाइंस लिखा है कि जब 1977 में मिसेस गांधी इमरजेंसी के बाद नेशनल इलेक्शन हार गई और कांग्रेस भी हार गई पंजाब में, जैल सिंह चीफ मिनिस्टर। तो हारने के बाद इमीडिएटली जैल सिंह ने संजय गांधी को कहा कि ये जो अकाली गवर्नमेंट है, बादल गवर्नमेंट, जो अलायंस हो गया जनता पार्टी, उस वक्त बीजेपी नहीं थी जनता पार्टी थी, इनके अलायंस को हम तोड़ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोई संत जो हो बहुत खाड़कूटा बड़ी बड़ी बातें करे और इनको जो है बादल गवर्नमेंट को और ऐसी बातें करे कि उनको मुश्किल हो जाए मॉडरेट पॉलिसीज फॉलो करने के लिए। तो इसमें उन्होंने लिखा, कुलदीप नायर ने कमलनाथ से बात करके, उसमें कमलनाथ ने कहा कि इसके लिए हमने दो संतों की इंटरव्यू करी। तो एक संत तो बहुत जो थे सॉफ्ट थे, तो उनका तो कोई खास नहीं था, मगर ये भिंडा वाले ठीक लगे हमें, ताकि ये लगता था कि भिंडा वाले हमारे काम कर पाएंगे। और कमलनाथ ने ये भी लिखा उसने जो है नायर ने कि ये पैसे भी भेजते रहे। तो फिर कमलनाथ ने ये कहा, हमें तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि भिंडा वाले एक बड़े टेररिस्ट बन जाएंगे। तो मैंने किताब में लिखा कि वो तो चाहते ही थे भिंडा वाले ऐसा काम करें, तो उन्होंने को उसको धर्म प्रचार के लिए थोड़ा रखना था। तो ये जो है उन्होंने खड़ा तो कर लिया अब भिंडा वाले को, मगर वो भिंडा वाले ने कभी नहीं कहा कि मुझे खालिस्तान चाहिए। आखिर में ये कह देते थे कि अगर बीबी बीबी मीन्स मिसेस गांधी अगर मेरी झोली में डाल देगी तो मैं ले लूंगा। मगर ये जब देखा कि भिंडा वाला बोल नहीं रहा, तो जैल सिंह ने एक दल खालसा खड़ा कर दिया अगस्त 78 में। तो वो दल खालसा की पहली जो मीटिंग हुई अरोमा होटल में, उसके पैसे 600-700 रुपए जैल सिंह ने दिए, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुद्वारा में हुई, उसके पैसे और कांग्रेसियों ने दिए। और बाद में जब भिंडरा ये जैल सिंह होम मिनिस्टर भी बन गए, ये टेलीफोन करते थे प्रेस वालों को चंडीगढ़ कि इनकी खबर जो है फ्रंट पेज पे छापना। तो अब ये दल खालसा जो है अब खालिस्तान की बातें करने लगा, और साथ के साथ भिंडरा वाले को भी अपना बहुत ज्यादा ऊंचा उठाने लगे। बाद में 81 में इन्होंने एक प्लेन भी, जब भिंडरा वाले को जेल में डाल दिया था लाला जगेंद्र रैन के मर्डर में, तो इन्हीं लोगों ने एक प्लेन एयर इंडिया का हाईजैक करके लाहौर ले गए। उनकी डिमांड एक ये थी कि भिंडरा वाले को छोड़ा जाए जेल से। तो एक ग्रुप जो है खालिस्तान की बात कर रहा है, उधर भिंडरा वाले को सपोर्ट कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में ये लगा कि राब्ता है, बातचीत है। भिंडरा वाले ने कभी इसको डिनाई नहीं किया। मगर ये 79 तक ये कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुआ भिंडरा वाले का, जबकि जैसे देशमुख साहब ने कहा, इन्होंने एसजीपीसी इलेक्शन लड़ी भिंडरा वाले के आदमियों ने, तो 4 आदमी जीते 140 में से, दल खालसा का एक भी नहीं। इन्होंने भिंडरा वाले ने ओपनली सपोर्ट किया 3 एमपीज की इलेक्शन, जब 1980 की इलेक्शन हुई। 77 के बाद 1982 में होनी चाहिए थी इलेक्शन 5 साल, मगर संजय ने ये मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट तोड़वा दी, फिर चरण सिंह की सपोर्ट खत्म कर दी, तो मिड टर्म इलेक्शन जनवरी 80 में हो गई। तो उसमें 3 एमपीओं की खुली इसने सपोर्ट की भिंडरा वाले ने। तो इतना ही कुछ किया। उतनी देर में जब 80 की इलेक्शन हुई, तो पहले फेज के लोग थे जो, वो तो हुए संजय गांधी, मिसेस गांधी से ले लीजिएगा, संजय गांधी, जैल सिंह और कमलनाथ। तो दूसरे फेज में, जो कि अब जल्दी आ गया, इलेक्शन जीत ली, तो संजय गांधी वगैरह को याद होगा कि 1977 की जो इलेक्शन, ये पहले 1971 में मिसेस गांधी जो है वो गरीबी हटाओ के नाम पे 2/3 जो है बहुमत लेके जीती थी, और उसके बाद बांग्लादेश को भी आज़ाद कराया, सिक्किम को मर्ज किया, तो बहुत पॉपुलर होना चाहिए था। मगर जो जेपी की मूवमेंट थी, जयप्रकाश नारायण की, वो बहुत इनके पीछे पड़ गए और अनपॉपुलर होने लगे।
तो इसलिए उनको इमरजेंसी डालनी पड़ी। तो मैंने इमरजेंसी में एक चीज लिखी है, उसमें इमरजेंसी के बाद जो संजय ने जबरदस्ती मिसेस गांधी को फोर्स करके करवा दी, तो मैंने ये लिखा कि उसके बाद मिसेस गांधी की पॉलिसी जो थी वो फैमिली बिफोर नेशन हो गई। तो चलो ये बाद में बात करेंगे, मगर अब संजय ने ये मिसेस गांधी को कहा होगा कि हमें दोबारा 1977 के दिन देखने न पड़े, क्योंकि 77 की हार के बाद मिसेस गांधी की बहुत हालत खराब हो गई थी। तो संजय ने कहा कि अब हमें अगली इलेक्शन जो होगी 5 साल के बाद, जनवरी 80 के बाद जनवरी 85 में होनी थी, तो उसका अभी से जीतने का प्रबंध करना चाहिए हमें। तो प्रबंध कैसे करेंगे, तो ये होगा, मोस्ट प्रोबेबली जैल सिंह ने भी बात करी होगी इनसे, तो ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो भिंडरा वाले खालिस्तान इशू जो हमने पंजाब में टेस्ट किया उसको और बढ़ा देंगे, और भिंडरा वाले को के थ्रू हिंदुओं के मन में डर पैदा कर देंगे, और खालिस्तान के इशू को और ज्यादा ऊंचा करके देश में भी और विदेश में भी आम लोगों के मन में ये शंका हो जाएगी कि देश के टुकड़े होने वाले हैं। तो बाद में जो है आखिर में नेक्स्ट इलेक्शन इसको बढ़ाते जाएंगे, मगर जब नेक्स्ट इलेक्शन से कुछ महीने पहले एक ऐसा हल निकालेंगे ताकि लोगों को लगे कि ये देश बचा लिया और हिंदू बचा लिया। एक्चुअली वो जो बाद में ब्लू स्टार हुआ उस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो इस फेज में जो है जो लीडर संजय मर गया जून 1980 में, तो ये उसके बाद जो है बाद में जो आए लोग वो राजीव गांधी आ गए और नए थे बिल्कुल पॉलिटिक्स में, तरुण नेहरू खास था, और जो है फोतेदार एमएल और अरुण सिंह बाद में आए, और कमलनाथ तो ये रहे, जैल सिंह भी साथ थे, मगर वो जब अगस्त या जुलाई अगस्त 82 में प्रेसिडेंट बन गए तो उनको अलग कर दिया। तो ये तो लीडर्स थे, और ये जो है 80 में ये डिसीजन लिया गया उन्होंने। जी सिद्धू सर, फैमिली बिफोर नेशन पे तो हम डिस्कस करेंगे ही कि जब वो आया, लेकिन यहाँ पे एक सवाल साथ में ये भी है कि इंदिरा गांधी ने पंजाब की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान क्यों नहीं किया, जबकि कई बार ऐसे मौके आए भी थे, जबकि बढ़ावा भी उन्होंने ही दिया था, लेकिन रिजॉल्व भी हो सकता था। अब पंजाब का तो मैंने अभी कहा है ना कि उन्होंने तो ये प्रॉब्लम खुद खड़ी करी जी। तो शांतिपूर्व अगर सोल्यूशन करना तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करने का क्या था, वो तो एक प्लान थी उनकी पूरी कि हम ऐसा करेंगे, खालिस्तान भिंडरा वाले इशू को ये आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमें एक्चुअली मुझे भी पहले नहीं पता था, तो ये हमें पता लगा आहिस्ता आहिस्ता करके। मुझे डिपार्टमेंट में कई दफा कई काम ऐसे करने पड़े जिससे हमें शक होने लगा। थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं आपको, हम जो है जब कनाडा से वापस आया तो मुझे एक बहुत सेंसिटिव और बहुत टॉप सीक्रेट डिवीजन का चार्ज बना दिया, जो RNW के बाहर के स्टेशन हैं उनका इंचार्ज देखने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगा कि 1981 दिसंबर में RNW में पहली डिवीजन बन गई सिख एक्सट्रीमिस्ट एंड खालिस्तान की। अब 81 में जब ये डिवीजन बनी तो उसके पहले देखा जाए तो उसमें कुछ था ही नहीं, जब खालिस्तान होता तब तो होता। तो मुझे फिर 81 अर्ली में, ये डिवीजन शायद 80 दिसंबर में बनी, सॉरी, तो 81 में जनवरी फरवरी विद इन 2-3 मंथ मुझे डायरेक्टर थे उस वक्त संतोष डायरेक्टर साहब ने कहा कि सिद्धू तुम ऐसा करो कि हमें खबर आ रही है कि खालिस्तान का जो मुहिम है ये बातचीत है बहुत जोर पकड़ने वाली है, तो ये 7 कुछ स्टेशन RNW के यूनिट्स बाहर बनाएंगे वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड अमेरिका में, तुम प्रपोजल बना के लाओ भेजो। तो मैंने कहा कि है तो नहीं, ये वैसे ही हो सकता है, ऐसे कह रहे हैं, होगा भी नहीं मंजूर। तो मैंने फिर भी कहा चलो बना देते हैं, कौन सा मंजूर होगा, क्योंकि MEA से हमारी बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहते थे, एक पोस्ट के लिए देते नहीं थे वो। तो मैंने बना के भेज दी प्रपोजल। तो हमें ताज्जुब हुआ कि 2-3 महीने में सैंक्शन होके आगे 7 स्टेशन जहाँ एक पोस्ट के लिए लड़ाई होती थी, ये हो गया। हमें लगा कि ये तो मिसेस गांधी के जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। उन्होंने हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर को कहा, या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलेक्जेंडर ने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा, तो ठीक है, मैंने कहा चलो हो गया। तो उसके बाद जो है ये 81 मार्च अप्रैल में होगा, तो मिडिल ऑफ 81 में जून वगैरह में मुझे कहा गया संतोष साहब ने, हम नई बिल्डिंग चले गए थे साउथ ब्लॉक से छोड़ के, एक CGO कम्प्लेक्स में हमारा हेडक्वार्टर है। तो उन्होंने संतोष साहब ने कहा कि देखो सिद्धू, हमारे डिप्टी डायरेक्टर रैंक के जितने अफसर हैं,
डिप्टी डायरेक्टर पुलिस से रैंक करेंगे तो डीआईजी के बराबर होते हैं, और सेक्रेटेरियल पोस्ट डायरेक्टर के बराबर। तो इनको सबको ब्रीफ करो कि खालिस्तान क्या चीज़ है। अब देखो आरएनएडब्ल्यू में पता ही कुछ नहीं खालिस्तान क्या चीज़ है मेरे अलावा, तो कहाँ मुहिम होगी, कहाँ तो मैंने बतला दिया, सबको बतलाया कि ये करो वो करो, ताकि इन लोगों को पता लग जाए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है। अब हो गया ये भी। तो उसके बाद जो है एंड दिसंबर 81 में हमने पोस्ट मिल गई हमें, मगर हमारे पास उस वक्त आदमी नहीं थे, क्योंकि मोरारजी देसाई ने आरएनडब्ल्यू की बहुत कटौती कर दी थी, 30% पोस्ट कर दी, 30% बजट काट दिया जब वो जीते थे। उन्होंने शक था कि आरएनडब्ल्यू ने इमरजेंसी में कुछ मदद करी है मिसेस गांधी की नहीं थी कुछ, तो वो अभी आदमी पूरे नहीं, तो ये भेजें कहाँ से। तो मुझे संटूक साहब ने फिर बुलाया। इस पीरियड में अगस्त 1980 में मिस्टर आर एन काओ थे फाउंडर सेक्रेटरी, जिन्होंने आरएनएडब्ल्यू बनाया था आईबी से अलग करके सितंबर 1968 में। वो वापस आ गए। आरएनएडब्ल्यू काओ साहब को हटा दिया था मोरारजी देसाई ने जब आए थे, तो वो वापस सीनियर एडवाइजर बन के आ गए। तो उन्होंने शायद कहा होगा संटू को कि सिद्धू को भेजो कि बाहर, पर्पस तो ये था इनका कि मुझे भेजा जाए ताकि जो ये इंडिया में कर रहे हैं उसका बाहर क्या असर हो रहा है। मगर मुझे यही कहा गया कि तुम जाके देखो, सुना कुछ। तो मैं चला गया 15 दिन कनाडा में रहा, यूएसए में थोड़ा चलता फिरता रहा। उस वक्त मैं हाई कमिश्नर थे गुरदयाल सिंह ढिल्लों, सबसे मिला मैं, ऑटवा में, वैंकूवर में, लॉस एंजलिस वगैरह एरिया वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि जब से तुम गए हो पिछले 1.5-2 साल में तो बहुत फर्क पड़ गया, हिंदू सिख आपस में बहुत डिफरेंसेस होते जा रहे हैं। आगे हिंदू गुरुद्वारे में आते थे, अब नहीं आते, जोड़ मेला समझते थे, एक सोशल गेट टुगेदर, अब वो बात बदल रही है। तो ये तो वापस जाके आके मैंने लिखा 5-7-8 पॉइंट, जो लोगों मेरे दोस्तों ने, फ्रेंड थे मेरे, कौन से सोर्स थे मेरे वक्त, तो खालिस्तान की बात ही नहीं थी। तो जितने दोस्त रिश्तेदार, तो उन्होंने बताया साहब कि ये हो रहा है, तुम ये करो कि यहाँ तो जो है इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी वाले पंजाबी वाले, वो झगड़ा आपस में करा रहे हैं, और यहाँ के एम्बेसीज वाले कुछ करते नहीं वाला। तो ये मैंने 5-7 पॉइंट आके वापस आके लिखे। तो उन्होंने मुझे, संटूक साहब ने कहा काओ साहब को बताओ, वो कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन में साइड में बैठते थे। तो काओ साहब ने पढ़ा, कहा कि शारदा प्रसाद को मिलो। तो शारदा प्रसाद जो थे मिसेस गांधी के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनका दफ्तर सामने था मिसेस गांधी के, साउथ ब्लॉक में जहाँ बैठते हैं लेफ्ट साइड में। तो मैं मिला उनको जाके, ये कागज दिखलाया, हाथ लिखा था मैंने नोट 5-4। तो उन्होंने पढ़ के कह दिया हूँ यू कैन गो। मेरे साथ बात नहीं करी उसने, कुछ नहीं। इस टाइम तक भी मुझे बिल्कुल ये शक, मुझे लगा कि शारदा प्रसाद प्रेस वालों को, टीवी वालों को बहुत कंट्रोल होता है इनका, क्योंकि एडवर्टीजमेंट वगैरह पे इसको बहुत कुछ दे सकते हैं ये लोग, उसी से ये कंट्रोल करते हैं लोग। मैंने कहा ये कहेगा, समझाएगा अखबारों को सब ऐसा मत करो, मगर मुझे ताजुब हुआ कि वो तो उल्टा करने लग गए और जैसे झगड़ा कराएंगे। तो इनका पर्पस मिसेस गांधी का इनका यही था कि जितना ज्यादा झगड़ा होगा उतने ही हिंदुओं के मन में और दहशत पकड़ेगी कि तो हिंदू खालिस्तान बनने वाला है। तो फिर मुझे पहली दफा जब पता लगा, शक हुआ, एक हमारा पटियाला से दोस्त आया, बहुत पहले से जानता हूँ, हिंदू फैमिली फ्रेंड, मिलने पटियाले में मार्च अप्रैल 82 में। तो उसने कहा वीर जी मीन एल्डर ब्रदर, कि बड़ी खबर ठीक नहीं सुनी, बुरी खबर है। मुझे आरएसएस के कुछ जो सीनियर पटियाला के लोग थे उन्होंने बतलाया कि मिसेस गांधी ने जनवरी इलेक्शन जीतने के बाद, संजय का कहने की जो मैंने लिखा है, ये डिसाइड कर लिया कि अगले इलेक्शन खालिस्तान भिंडराव वाले पे जीतेंगे। अब जो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा, अब समझ में आने लग गई। तो फिर जो है मुझे 2 दफा फिर यूएसए भेजा गया। 82 में जब मिसेस गांधी की स्टेट विजिट थी अमेरिका में, और दूसरी 83 में जब मिसेस गांधी ने यूएन असेंबली को करना था उसको एड्रेस। तो मुझे इतनी देर तक जब भी लोगों को मिलूं पूछे तुमने क्या किया, हमने ये कहा था, तुमने उल्टा कर रहे हो तुम तो मुझे लगा कि हम रिश्तेदार दोस्त सब खो देंगे। ये तो मुझे कहेंगे तुम जासूसी हमारे खिलाफ कर रहे हो। तो 83 के आने के बाद उस वक्त गैरी सक्सेना सेक्रेटरी बन गए थे हमारे, बाद में जो गवर्नर JNK वगैरह में रहे, जस्ट लाइक। तो उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा वेल डन, ये करो, तुम जाओ बैंकॉक में RNW हेड बनो, वहाँ यूनिट के ये वो। तो मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे ये पक्का यकीन है कि अगले साल के पहले, अंत से पहले
कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाता कहीं। तो मुझे दूसरी चीज मैंने कही, ये सब काम से छोड़ो, मैं नहीं करना चाहता ऐसा काम जो मुल्क की जड़ें हिला दे, यही वर्ड थे इंग्लिश में किया हमने। और ऐसा काम जो एक फैमिली या एक आदमी को ही फायदा दे, कांग्रेस को, मिसेस गांधी को, मैं नहीं करता, मुझे इससे निकालो। और कहीं एनालिसिस डेस्क में चला जाता हूँ, जहाँ पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, रिपोर्ट बनाओ। तो हम 2-3 महीने लगे हमें छोड़ने के लिए। तो उस वक्त जो है ये सिचुएशन थी, ताकि जो उस मैंने जो बताया कि क्या था, क्यों हो रहा है ये बात। जी बिल्कुल सिद्धू सर, जिस तरह से आपने बताया कि राजनीतिक मतभेद कभी-कभी देश के लिए कितने घातक हो सकते हैं, ये सहज ही समझा जा सकता है। और सिद्धू साहब की बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी जिन तथ्यों और जिस सच की रोशनी आप सबके सामने लेकर आई है, वो अपने आप में इस बात को बयां भी करते हैं कि एक राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने के लिए किस तरह से एक विरोधी दल न केवल खड़ा करता है, उसे फंडिंग भी करता है और अचानक से एक ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा ब्लंडर कर देता है, जो देश के हित में तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता। सिद्धू सर, वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार द ओनली सॉल्यूशन टू रिस्टोर पीस टू पंजाब? ऐसा नहीं है। अगर पीस करना चाहते, पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करते? अगर पीस करना था तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट उन्होंने की झगड़ा कराने के लिए। तो इसके लिए मैं 3 टाइम उदाहरण दूंगा जहां जब सॉल्यूशन हो सकता था। तो पहली जो चीज है, नवंबर जब भिंडरांवाले गुरु नानक निवास में चला गया जुलाई 1982 में, जब इनके अमरीक सिंह अथारा सिंह के पकड़े गए थे, तो वहां चले गए गुरु नानक निवास में। तो उसके बाद जो है लौंगोवाल जो थे मॉडरेट अकाली, इन्होंने कहा कि भाई, मेरे फादर इन लॉ थे सरदार सोरेन सिंह, फॉरेन मिनिस्टर थे। तो पहले जो उन्होंने इमरजेंसी के बाद जो डिफरेंसेस हुए मिसेस गांधी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया था 75 नवंबर में, मगर फिर भी पुराने कांग्रेस थे। तो वो जो है लौंगोवाल ने कहा कि सरदार साहब को मिला जाए। उन्होंने बादल या बलवंत सिंह दोनों को भेजा उनके पास के साहब, ये जो है कांग्रेस ने अब जिन या भूत डाल दिया गोल्डन टेम्पल में, भिंडरांवाले को कहा अब ये जो है यहाँ आके हमारी जो एजिटेशन है ये पीसफुल को अब ये हाईजैक कर लेगा और एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाएगा। इससे पहले वो करे, हमारी मदद करो, कहीं ना कहीं सुलह सफाई करा दो मिसेस गांधी से, तो हम तो वापस लेना चाहते हैं अपना एजुकेशन। इट वॉज नवंबर, पहले वो जेल जो में मिले, हमारे फादर ने पूछ लिया मिसेस गांधी से कि मैं करूँ, उन्होंने कहा करिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस पीरियड में उन्होंने फिर जेल में थे, सिर्फ लौंगोवाल के अलावा बाकी सब, प्रकाश सिंह बादल, टोडा वगैरह सबसे मिले जेल में, और भिंडरांवाले को भी उसके कमरे में मिले। मुझे तो पता था, मगर कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा, उसी किताब में, कि जिस दिन एक दिन मैं बैठा था भिंडरांवाले के कमरे में, बाकी लोग सब नीचे दरी पे, मैं कुर्सी पे, और सरदार साहब वहां आ गए। तो सरदार साहब नीचे बैठे, एक ही कुर्सी थी। तो उसने, कुलदीप नायर ने यह शो करने की कोशिश करी कि बड़े बड़े आदमी उसके नीचे बैठते थे, डरते थे। मैंने कुलदीप नायर को बाद में बात किया था कि ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है, जिंदा थे उस वक्त। मैंने कहा ये बात अच्छा कहता, मुझे तो पता नहीं। कुलदीप नायर बहुत जानते थे आपस में, बहुत ज्यादा एक दूसरे को। तो वो जब बैठे थे, तो जब सरदार साहब को कहा, कुलदीप नायर ने कुर्सी पे आ जाओ, उन्होंने कहा कि मेरा स्थान इन संतों के सामने जमीन पे है। तो उन्होंने तो उसका थोड़ा सा ईगो बूस्ट करना था, भिंडरांवाले से बाद में काम लेना था उन्होंने। तो बतलाऊंगा आगे क्या हुआ। तो जब सब चले गए, तो भिंडरांवाले ने कहा साहब ऊपर सरदार साहब बैठ जाइए कुर्सी पर। और सरदार साहब की अपनी इज्जत के अलावा उनके फादर जो थे जथेदार प्रताप सिंह, वो एसजीपीसी के पुराने जमाने में चेयरमैन भी थे। तो मगर बाकी छोड़िए, तो जब चले गए, तो सरदार साहब ने, सोरेन सिंह ने भिंडरांवाले को कहा सीधा बात कि देखो, तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम्हारे मोटरसाइकिल राइडर्स कुछ खालिस्तान बना देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो तुम्हें 2 दिन में खत्म कर देगी, और मुझे हैरानी है कि तुम्हें क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा बतलाओ, मैं अब जो है इंदिरा गांधी से बात कर ली, और लौंगोवाल वगैरह कह रहे हैं कि कुछ सुलह सफाई करो, तो मैं उसको करता हूँ, तो बतलाओ तुम्हारी क्या मांग है। ये उन्होंने पहले तो भिंडरांवाले के हिंदू डिफरेंसेस हैं, ये है, हमें तंग करते हैं सिखों को। उन्होंने कहा देखो ये सारी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, लौंगोवाल पे छोड़ दो, तो तुम बताओ क्या चाहिए। उसने सिर्फ छोटी सी मांग करी कि मेरे 2 जो हैं साथी, अमरीक सिंह गुरु भाई था उनका, और थारा सिंह नंबर 2, इन दोनों को जेल में छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा।
तो ये छोटी बात। तो ये सब कुछ करने के बाद दिल्ली में मीटिंग्स हुई 2-3 नवंबर 82 को। और इस मीटिंग से पहले एक जरूरी बात, जैसे मैंने कहा ना, पटियाला का एक मेरा दोस्त मिलने आया, उसने कहा कि ये डिसीजन हो गया। तो मैंने अपने फादर इन लॉ, उस वक्त वो 4-5 दिन मेरे पास रहे दिल्ली में। उनकी 4 लड़कियां थी दिल्ली में, जब कहाँ कहीं रह जाते थे उस वक्त पीरियड में मेरे पास। तो मैंने कहा साहब आप जो मर्जी कर लीजिए, अगर मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है तो ये सोल्यूशन होगा नहीं आपसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आप जो इंटेलिजेंस वाले आदमी, हर झाड़ी के पीछे आपको भूत नजर आता है। तो मैंने कहा कि वो तो ठीक है, मगर मैं तो चाहता हूँ आप सक्सेसफुल हो जाएं, या तो मेरी इंफॉर्मेशन गलत है या ये होगा नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने 2 मीटिंग सब बुलाए, ये सारे लॉन्गोवाल वगैरह, बादल वगैरह सारी मीटिंग में, कैबिनेट सब कमेटी से बात हुई और एक बना लिया रेजोल्यूशन, जो 4 मॉर्निंग को 4 नवंबर 82 को पार्लियामेंट में पढ़ना था, कि बहुत सॉफ्ट सा कि भी हम आपकी मांगे देखेंगे, फ्यूचरिस्टिक टाइप, ये वो सिखों का रोल, ये वो। तो वो अकाली ने देख के कहा कि सब ये पढ़ते तो हम वापस ले लेंगे अपना एजुकेशन खत्म। तो चले गए। तो 4 तारीख को सवेरे को मेरे घर में ये, उस वक्त मिस्टर प्रणब मुखर्जी इनके पुराने कलीग थे कैबिनेट के, तो वो सीनियर मिनिस्टर थे, उनके थ्रू टेलीफोन पे बात होती थी इनकी। तो मेरे सामने आया फोन अमृतसर से लौंगोवाल का, उन्होंने शायद बादल ने किया या बलवंत सिंह ने। तो उन्होंने कहा साहब हम उसका वेट कर रहे हैं उस लेटर का। तो इन्होंने कहा प्रणाब से, मेरे सामने फोन पे, प्रणाब क्या हुआ भाई? उसने कहा साहब ये आज पार्लियामेंट है तो उसमें हम पढ़ के उसको दे देंगे, वो भेज देंगे स्पेशल। तो ठीक है, 1 आधे घंटे में फिर आया अमृतसर से कि सब वो चिट्ठी तो मिल गई मगर वो तो बदल दी, बहुत स्ट्रॉन्ग चिट्ठी है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर प्रणाब से पूछा हमारे फादर ने, प्रणाब ये ठीक है? तो कहते साहब है तो सही, अनफॉर्चुनेटली बताइए अब क्या करें। तो उन्होंने कहा देखो मैं बहुत कुछ करना था करना, और मुल्क को बचाना, पंजाब को बचाने के लिए बहुत किया, आगे को मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तो मैं देख रहा था, मैंने उनको कहा नहीं, देखो मैंने कहा था आपका सक्सेसफुल क्योंकि कौन कहता है, तो उनके मायूसी बहुत देखी उन्होंने। तो ये जो एक तो ये था। दूसरी चीज जो थी, एक जिस दिन अटवाल मरा 25 अप्रैल 1988 में, तो उस वक्त 2 घंटे उसकी डेड बॉडी पड़ी रही वहां, कोई उठाने वाला नहीं आया। और दरबारा सिंह जो चीफ मिनिस्टर था, उस कह रहा था कि साहब गुरु नानक निवास जो है, अब हरमंदिर साहब का हिस्सा नहीं है, वहां मैं पुलिस जाके उसको पकड़ लेता हूँ। 2 घंटे यहाँ मुझे लगता है डेलीब्रेशन दिल्ली में चली। तो उन्होंने सोचा होगा ये सब जो अकबर रोड के आदमी थे कि अगर हमने अब पकड़ लिया तो फिर तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो हमारा जो ऑपरेशन 2 था उसकी तो फिट नहीं हो रहा। तो ये हुआ। तीसरी चीज तो आगे जैसे मैंने कहा था, जो आप कह रहे हैं ना वो बतलाऊंगा, कि एक ऑपरेशन था उसका नाम SF कमांडो ऑपरेशन, तो वो रिजेक्ट कर दिया मुझे। तो ऐसा जो है, आप कह रहे थे ना कि राजनीति में ये होता है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। दूसरी चीज ये है कि अब एक इंडिपेंडेंस जब आज़ादी मिली 47 के बाद, उसमें आज़ादी ने बहुत बड़े बड़े लीडर पैदा किए, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अपना मुद्दा नहीं रखते थे सामने। तो उसी तरह से जो लोग थे हमारे जैसे यंग आदमी, तो हमें लगता था मुल्क की सेवा करने किसी तरह से। तो वो जो है इमरजेंसी ने उसका सब कुछ बदल दिया। इमरजेंसी ने कम्प्लेक्शन पॉलिटिक्स का भी चेंज कर दिया, और लोगों का भी, हर इंस्टीट्यूशन खत्म होती गई और भाई भतीजाबाद होने लगा। तो हर आदमी जो है कांग्रेस में लिमिट देख के यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, छोड़ के अपने अपनी जगीरें बना ली। मगर हिंदुस्तान में अब जो है, पहले तो मुद्दों पे इलेक्शन होती थी इमरजेंसी के ऊपर, और वो मुद्दों को फिर अगले इलेक्शन के वक्त बतलाया जाता था कि इसका हिसाब किताब दो। अब जो है लोग अपने कम्युनिटी, रिलीजन, ये चीज़ों को आगे बढ़ाने लगे, और ये चीज़ें जो है आगे बढ़ा के इलेक्शन उसमें जीतने लगे। बहुत कुछ हुआ, बहुत लोगों ने जीता। मगर ये जो अकेला मैंने ऑपरेशन बतलाया आपको, जो मिसेस गांधी ने संजय के कहने के ऊपर, ये अभी तक का एक ही ऑपरेशन है जो 5 साल पहले डिसाइड कर लिया इन्होंने कि हम 5 साल इस मुद्दे पे जीतेंगे। अब जब तक हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी इवॉल्व है, पढ़े लिखे हैं, समझ है लोगों को, वो बहुत देर लगेगी कि अभी तक भी लोग पढ़े लिखे नहीं है अपने यहाँ। तो जब तक वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी, एक दफ़ा डिसरप्ट हो गया, तो उतनी देर तक ये कम्युनल चलती रहेंगी चीज़ें। मगर
ये जो मैंने किताब लिखी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 5 साल बाद भी ये करेंगे हम, अभी से नहीं। वो तो उसी वक्त मौका उठाते हैं, कहीं झगड़ा करा दिया इलेक्शन से 15 दिन 20 दिन पहले और जीत गए इलेक्शन, ऐसा है। जी बिल्कुल, मतलब देशवासियों की जो भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ जो हमारी सियासी पार्टियां कर रही हैं, वो एक अलग इशू है, वो सभी जगह पे पिछले कई सालों से चल रहा है। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे 5 साल का पंचवर्षीय योजना जिस तरह से सरकार बनाती रही थी, ये एक तरह का वही मुद्दा था कि जिसे पहले क्रिएट किया गया, और आने वाले इलेक्शन के दौरान में स्टेप बाय स्टेप इसका क्या रूप होना है, ये पब्लिक को जरूर पता होना चाहिए। सिद्धू सर, यहाँ पे मैं एक जानना चाहूंगी कि बीच में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले एक ऑप्शन आई थी हॉलीबॉर्न ऑपरेशन की, उसको क्यों रिजेक्ट किया गया था, जिसमें भिंडरावाला को जिंदा पकड़ने की उम्मीद की जा सकती थी और शायद जान मान का नुकसान भी उस वक्त कम होता है? सिद्धू सर, एक्चुअली ये जो काओ, मिस्टर काओ थे, आर एन काओ, तो इन्होंने बाद में बतलाया, मैंने किताब में लिखा है, इनको पता लग रहा था कि ये इसका किसी तरीके से आसान तरीके से हल निकालना चाहिए। तो ये मुझे भी एक दफा कहा गया कि तुम जाके चौक मेहता में जाके केसिंग करो, अभी भिंडरावाले वहीं थे, ताकि वहां से उठा लिया जाए उसको। और मैंने तो कह दिया सब, ये तो सबसे वर्स्ट तरीका, मुझे पहचान ले गए वो तो, और आपका सब एक्सपोज हो जाएगा, तो किसी और को भेजा। तो उसको डांट के उसके पीछे वही पकड़ा गया, पकड़ा तो नहीं गया, पहचाना गया तो उसको निकाल दिया। तो वहां पर चौक में फिर जो है, अब जो है भिंडरावाले 15 दिसंबर 1983 को वो अकाल तख्त में शिफ्ट हो जाते हैं। मगर उस पीरियड में भिंडरावाले लंगर के ऊपर लेक्चर करने आता था वो अपने साथियों को लेके, और जितने श्रद्धालु या जितने सुनने आते थे। तो 1983 अब 84 में जो है, ऑलमोस्ट दिसंबर 1983 में, तो मिस्टर काओ ने, नगरानी थे मिस्टर आर.टी. नगरानी, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी डीजीएस, तो आरएनडब्ल्यू का किसी वक्त सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने नगरानी साहब से बात करी, अभी भी ठीक है, हम काफी 92 91 ईयर्स ओल्ड, मैं पहले भी जानता था आरएनडब्ल्यू में, हमसे बहुत सीनियर है। तो उन्होंने बताया कि हमें दिसंबर 1983 में काओ साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसा ऑपरेशन तुम तैयार करो जो कि हमारे हेलीबॉर्न ऑपरेशन जिसको कहते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन को उठाया था ना, तो उसको वहां जब वो लेक्चर करे उस वक्त उठा के ले आए। तो वो ऑपरेशन के लिए इन्होंने एक SAS जो है एक्सपर्ट भी बुलाया इंग्लैंड से, स्पेशल एयर सर्विसेज, ये सब मदर ऑफ ऑल कमांडो फोर्सेज है, वहीं से शुरू हुए, इजराइल वगैरह शुरू की। तो उससे ट्रेनिंग के लिए कभी कभी बात हो जाती थी, तो उसको भी बुलाया गया। एक सैंड मॉडल बनाया गया सरसावा में कि गुरु नानक निवास का या हरमंदर साहब का, सारी चीज़ों का। तो वो जो है उसमें ये डिसाइड हुआ कि 3 ये CRPF को पहले लगा देंगे 3 कॉरिडोर वहां पर, और जो हेलीकॉप्टर ऊपर से आएंगे और कुछ कमांडोज रोप डाउन कर जाएंगे, कुछ ऊपर से इसको जितने इनके गनमैन है भिंडरावाले के उनको मार दिया जाएगा। तो उसको पकड़ के जो लंगर और गुरु नानक निवास के बीच की सड़क है वहां बुलेट प्रूफ गाड़ियां खड़ी होंगी, उसको निकाल के ले जाएंगे। तो तैयारी हो गई। अब जो है अप्रैल, इसमें अप्रैल हो गया 84, ब्लू स्टार के 2 महीने पहले की बात है। तो मिसेस काओ साहब ने कहा ब्रीफ करो, वहां मिसेस गांधी चाहती हैं जो अकबर रोड में। पहले तो नगरानी साहब कहते हैं आप करिए, मैं नहीं करता, मिसेस गांधी से डरते हैं सभी। तो नहीं हो गया, ब्रीफिंग दी, मिसेस गांधी को बतलाया, तो मिसेस गांधी ने कहा कितने आदमी मरेंगे, तो उन्होंने कहा कमांडो जो हैं तुम्हारे 20%, 5-4 जो मर सकते हैं, दोनों हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं क्योंकि नीचे से फायरिंग करेंगे। तो मिसेस गांधी ने कहा सिविलियन। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सिविलियन का बड़ा मुश्किल है कहना, मगर कोशिश करेंगे। मुझे भी नहीं लगता, मैंने लिखा है अगर एस्टिमेट 30-40 मर जाते, क्योंकि 200-300 तो सारे होते थे सुनने वाले, तो भाग जाते हेलीकॉप्टर को देख के। तो मिसेस गांधी ने कहा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसी कैजुअलिटीज नहीं हो सकती। कहाँ 30-40, कहाँ ब्लू स्टार 2 महीने के बाद। तो चाहते ब्लू स्टार टाइप थे। मिसेस गांधी से पहले ये वन अकबर रोड के नेहरू जी वगैरह ने बतलाया होगा इनको अकबर रोड में कि जो आज मीटिंग होती है मानना मत, ये होने मत देना तुम, असली तो वही करेंगे हम जो ब्लू स्टार वाला ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन अगर हो जाता, मगर भिंडरावाले को जिंदा पकड़ने नहीं चाहते थे वो, तो जिंदा पकड़ के करेंगे क्या उसको, वो तो कह देता मैं तो इनका काम कर रहे थे इनसे, इन्हीं के पहले। तो ऐसी चीज जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल जरूर हो जाता, मगर चाहते नहीं थे ये लोग। और यही कमांडोज जो हैं फिर जनरल सुंदर जी ने नगरानी साहब से कह के
ब्लू स्टार के लिए मंगवाए कि सब हमें चाहिए, और ब्लू स्टार जितने कमांडो, फिर निगरानी साहब ने एक आदमी भेजा सिविलियन में, सब नक्शे वगैरह बना लिए ब्लू स्टार में, हरमंदर साहब के, अकाल तख्त के, कितनी गन पोजीशंस, वो दाढ़ी रख के चला गया था, हिंदू था, तो सब कुछ नक्शा दे दिया, जनरल ब्रांड को दिया कि ये नक्शा इतने, ये सब कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस सब थी उनके पास। और फिर जो हमारा कमांडेंट था कमांडोज का, उसने कहा साहब कि जो स्टेल्थ एंड जो सीक्रेसी है, सरप्राइज है, यही बहुत बड़ी ताकत है कमांडोज की। तो हम ऐसा करते हैं कि अकाल तख्त के पीछे से एक होल ब्लास्ट कर लेंगे पीछे गली से, और उसमें स्टन ग्रेनेड वगैरह फेंक के उनको सबको बेहोश कर देंगे और पकड़ लेंगे। नहीं, हम अकाल तख्त की डैमेज नहीं करना चाहते, ब्रांड ने कहा, जनरल ब्रांड ने। तो अल्टीमेटली इन्हीं कमांडोज को, पैरा 1 के कमांडोज को सामने से भेज दिया जैसे सिटिंग डक्स, तो वो आधे से ज्यादा मर गए ये कमांडोज उसमें। ये कितना बड़ा नुकसान था सिद्धू सर, क्योंकि कमांडोज कोई रातों रात बनते नहीं है। और दूसरी बात, जब आप देखिए हेलीबोन ऑपरेशन में कितना ज्यादा से ज्यादा कितनी लिमिटेड कैजुअलिटीज थी, वो तो इंसिडेंट तो होना ही था, उससे तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन एक लिमिट हो सकती थी। लेकिन 2 महीने बाद जो दिन चुना गया वो गुरु पर्व का दिन था, जब लाखों की भीड़ हो सकती थी, और आर्मी पूरी की पूरी आप बटालियन लेके जा रहे हैं वहां पे, और प्रोपेगेट ये कर रहे हैं कि हम इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चाहत थी कि सिखों और हिंदुओं के बीच में ये पीस नहीं बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी, एक नफरत की दीवार बन रही थी सिद्धू सर? वो तो मैंने पहले कहा है ना, ऑपरेशन 2 जो हुआ उसका पर्पज यही था, शुरू में पर्पज ये था, और अभी तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं हम लोग। क्योंकि एक पॉन्ड में, स्टिल वाटर में जहर घोलना तो बहुत आसान है, मगर निकालना बहुत मुश्किल होता है। निकलता ही नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगता है, वो भी बहुत एक्सपर्ट वो उसके लिए चाहिए होते हैं। सिद्धू सर, आपने 1 अकबर रोड का जिक्र किया, जिसमें आपने 2-3 के नाम लिए। क्या केवल ये 2-3 ही थे पर्दे के पीछे, या कुछ और भी थे जो मेन लोग थे? बाद में ये देखिए, मिसेस गांधी, राजीव गांधी, और राजीव गांधी बहुत सुनता था ये अरुण नेहरू, ML फोतेदार, ये बहुत एक्टिव थे। बाद में आगे अरुण सिंह जो कपूरथला फैमिली के थे, कमलनाथ तो साथ ही चलता था इनके, यही आदमी यही थे बिल्कुल असली जो कठपुतली, जो बाकी जमीन पे हो रहा था पंजाब में, तो यही स्ट्रिंग पुल कर रहे थे। और इन्होंने कुछ अपने ऑफिसर बना लिए थे, एक जो थिंक टैंक बना लिया, एक जो होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनके थ्रू ये कंट्रोल करते थे पंजाब में। असली ये एक बात थी कि इतना करेंगे कैसे कंट्रोल, अब डिसाइड तो कर लिया, इतना लॉलेसनेस। तो मैंने एक चैप्टर लिखा है, पंजाब इन ए स्टेट ऑफ कंट्रोल्ड केओस, ना बहुत होने देंगे ना कम होने देंगे, अगर बहुत हो गया तो नीचे कर लेंगे। लेकिन प्रेशर कुकर में ज्यादा प्रेशर हो जाए तो उबल जाएगा, तो उसको प्रेशर उतनी रखो जितना कि टॉलरेबल हो। लेकिन ये प्रेशर तो ज्यादा बढ़ गया सिद्धू सर, आप देखिए क्या पता है, अब वो तो है ही सामने है जो कुछ है आपका, मतलब अपनी बदकिस्मती है मुल्क की और अपनी। बिल्कुल सिद्धू सर, मैं अपना अगला सवाल लूं उससे पहले एक मेरे साइलेंट व्यूअर का सवाल आया हुआ है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो नाम रखा गया, जनरल सहवाग सिंह अंदर थे, भिंडरावाला के साथ थे, आर्मी का एक स्पेशल मतलब आप कह लीजिए जो मुक्ति वाहिनी में और बांग्लादेश को सेपरेशन करने में भी, बनाने में भी जिनका सबसे बड़ा योगदान था, क्या उनको नहीं इससे समझ आ गया था कि इस टाइम में सरकार का सीधा सीधा टारगेट क्या है, और अंदर से इस वजह से पूरी तैयारियां पहले से ही सेटल हो गई थी? हमें लगता है कि ये भिंडरा वाले सोच नहीं सकते थे कितना बड़ा ऑपरेशन होगा। जो जो नजदीक आया पता लगा। मैंने किताब में लिखा कि 3 मीटिंग हुई, 23 मई, 25 मई और 27 को, तो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में। और मिसेस गांधी जबकि ये हेलीबॉर्न ऑपरेशन के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी, तो उस वक्त जनरल वैद्या थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम गए और आए, को पता नहीं लगेगा। मिसेस गांधी ने कहा कितना होगा, सेम थिंग। तो उन्होंने ये इतना ज्यादा नहीं पूछा और कभी सोचा नहीं कि वहां भिंडरावाले के साथ 100 आदमी, शाबेग सिंह के ट्रेन, गन पोजीशन, और वहां ऐसे चलेंगे आ जाएंगे वापस। तो ये एक मरने के लिए सारे, जो सिखों में ये है कि अकाल तख्त के लिए ये बाकी मरने के लिए तो तैयार ही हैं वो तो वहां कैसे होंगे। पहले तो उनको आर्म्स आने दिए। मैंने ये लिखा है कि हो सकता है कि वो सब कुछ गवर्नमेंट ने अनदेखा कर दिया, इसलिए कि अगर बहुत बड़ा, अगर कुछ ना होता तो सरेंडर कर देता, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लगे कि भिंडरावाला बहुत बड़ा था आदमी,
हमने कितना बड़ा आदमी नीचे मार लिया, इतनी बड़ी थी उसके पास, तो हुआ बहुत बड़ा उसका स्टेटस, रुतबा बड़ा हो जाए। बिल्कुल, यही वजह रही शायद कि जब इंटरनेशनल मीडिया या भारतीय मीडिया जब भिंडरावाला से मिलती रही, तो सरकार ने कभी कोई सवाल या निशान नहीं लगाए और बात दूर तक स्प्रेड होती रही, तो उसको बड़ा बनाना था। सिद्धू सर, मेरा अगला सवाल है कि देश की प्रधानमंत्री की हत्या किया जाना क्या इतना आसान था, जो तब हुआ कि हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी कोई खबर नहीं थी, या इसके पीछे भी कोई राज छिपा हुआ है सर? इसमें कोई खास इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिखों की जो हिस्ट्री जानता है उसको तो पता ही है कि गांव के लोग पढ़े लिखे मेरे जैसे तो समझते हैं इम्पोर्टेंस मिसेस गांधी की, कि उन्होंने बदला लिया जरूर। तो मैंने जब 7 जून को मैंने किताब में लिखा है, जब पता लगा कि भिंडरावाले मरेंगे वहां पर, तो मैं अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को लेके बंगला साहब गुरुद्वारे शाम को 7 शाम को गया मैं वहां। तो मेरी वाइफ बच्चे तो अंदर चले गए, मैं लोगों ग्रुप्स में बैठे थे, खड़े थे, लोग बातें कर रहे थे, अब सब आदमी मिसेस गांधी को ब्लेम कर रहे थे। एक पोस्टर भी लगा था, तो जो मैंने कोट किया है उसमें लिखा था पंजाबी में कि सिंह साहेब अमरीक सिंह अंथारा सिंह को तसीहे दे के मारा गया, टॉर्चर करके मारा गया। अब हमारा फर्ज बनता है हर सिख का कि इस बामली को, ब्राह्मण को मारना है। तो मैंने अगले दिन आके, सक्सेना थे उस वक्त, गरी सक्सेना हमारे सेक्रेटरी, तो डायरेक्टर, तो मैंने उनको कहा कि मैंने ये कल देखा यहाँ पर, ये जाके, और मैं आपको कहता हूँ कि मिसेस गांधी 6 महीने में मारी जाएंगी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी मर गई तो सिख जो है दिल्ली में कत्लेआम हो जाएगा। ये मैंने कहा कि यही तो चाहते हैं वो लोग। तो वो कहते हैं कौन है वो ऐसे चाहते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज। तो इस चीज़ का फायदा उठाएंगे वो, सिखों में रंजिश हो जाएगी, सिख मर गए। 2 चीज़ें मैंने उनको कही, एक तो आपको बचाना है, दूसरी चीज़, और 21 जो है अक्टूबर को, ये तो सबको पता ही है, और 21 से पहले इनको जो है ब्लू स्टार के बाद सिख हटा दिए थे वहां से, हो सकता है मेरे कहने के बाद हटाए हों, कि सिखों जो गार्ड थे ना मिसेस गांधी के घर में लगे, उनमें से सिख हटा दिए। तो 21 अक्टूबर को, उस वक्त मैं अपने कनॉट प्लेस से, छुट्टी थी, संडे था शायद, तो मैं आ रहा था अपने बच्चों के साथ गाड़ी में, तो कॉर्नर पे मैंने एक सिख और एक हिंदू गार्ड को देखा स्टैंड गन लेके, और सिख बाद में फोटो से लगा वो सतवंत सिंह था। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ये कौन ले आया, इससे आसान तरीका तो मरवाने का ही नहीं मिसेस गांधी को, अपने घर में मार देंगे ये तो मैंने अगले दिन दफ्तर में जाके एक नोट लिख लिया। मैंने कहा कि दिस इज टुमारो में भी टू लेट, आज भी मर सकती है वो, कल भी, मगर 10 दिन में जरूर मरी जाएगी। मैं अपनी लड़की, हमारे पीए थी सीता लक्ष्मी, उसको कहा कि नोट एक लिफाफा बनाओ, मैं उसको भेजूं। तो मैंने फिर सोचा कि देखो, हो सकता है आज ही मर जाए वो, तो मैं ये लिख दिया तो मुझे पकड़ेंगे कि ये तो कॉन्स्पिरेसी का आदमी था, इसको पता क्या है। मैंने वो आगे से शेयर कर दिया, नहीं भेजा कभी। मगर इसमें कोई इंटेलिजेंस की क्या जरूरत, मगर असली चीज तो ये है कि पता लगा बाद में कि मिसेस गांधी के कहने के ऊपर आ गए, काओ साहब ने अपोज किया। तो कौन किसने कहा मिसेस गांधी को, पता लगेगा। एक काओ साहब का एक नोट है, उसको बंद करके रखा है, 2025 को खुलेगा। एक नोट है वो मिसेस गांधी असैसिनेशन, पता नहीं क्या लिखा होगा उन्होंने, उसमें पता लग जाएगा। जी, 2025 तक हमें अभी भी इस रहस्य से पर्दा उठने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सिद्धू साहब, मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं व्यूवर्स के कुछ सवालात लूंगी, कि आपने पुस्तक के अंतिम अध्याय में अपने ऑपरेशन ब्लू स्टार और नवंबर 1984 के सिख विरोधी दंगों के परिणाम स्वरूप सिखों की आहत भावनाओं को शांत करने के लिए आगे का रास्ता भी सुझाया है। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा सुझाई गई कार्रवाई से मदद मिलेगी? देखिए, कुछ हुआ नहीं, कितने हजारों लोग मर गए ब्लू स्टार में, और फिर हजारों यहाँ दिल्ली में। मेरे मुताबिक 1980 से लेकर 1995 तक कुछ हिंदू और 35,000 सिख मरे हैं। और सिर्फ उनका क्या था कि एक इलेक्शन जीतने के चक्कर में एक एक बड़ी लॉयल और ऐसी कौम को, जो देश को मरने के लिए तैयार थी, उनको मजबूर कर दिया टेररिस्ट बनने में। और पहले तो उनको मजबूर करो, फिर उनको टेररिस्ट करो, फिर उसको मारो, सिर्फ एक तो बस सिलसिला शुरू हो गया। तो इसका रंजिश तो है ही, इसके लोग, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, 1-2 आदमी चले गए जेल में, इस गवर्नमेंट ने कुछ किया। तो अल्टीमेटली मैंने यही कहा कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पहली दफा जो मेजोरिटी में आई है, और दोबारा फिर ज्यादा हो गई, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठा दिया जाए। कितने का, अब 13 कमीशन कमेटीज SITs बैठ गई, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं हुआ, कुछ ही आदमी जेल में गए, कितनी दफा करते रहोगे इसको। तो मर गए, किसी का वो आदमी, विटनेसेस वगैरह नहीं रहे हैं।
तो अब छोड़ो, सबको एमनेस्टी दे दो कि खत्म, कुछ नहीं करेंगे, आप आके बताइए हुआ क्या, किसने किया, क्यों किया। जितनों को पता है, एक जनरेशन थोड़ी सी रह गई, नहीं तो ये भी मर जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा बाद में। तो मेरे भी जैसे मुझे पता है 10-15 मैं 82 का हो जाऊंगा, अब कहाँ ऐसे आदमी मिलेंगे आपको। तो जल्दी एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में बताया था मंडेला के बारे में, तो सबको पता लग जाए, ऐसा बैठा दीजिएगा। तो ये जो बाहर वाले फायदा उठा रहे हैं लोग, पाकिस्तान तो मेन है, ISI, कनाडा, बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं, तो इससे उनका जड़ें कट जाएंगी। इसका सोल्यूशन इंडिया में ही है, अगर बाहर की बातों को आपने कंट्रोल करना। सिखों की खालिस्तानी, बड़े छोटे, बहुत ज्यादा लोग नहीं है ये लोग, बहुत ही थोड़ी मिकदार में है जो प्रो खालिस्तानी, प्रो पाकिस्तान लोग हैं सारे। वो पैसा देते हैं, कुछ करवाते हैं, और कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनको वोटिंग पोटेंशियल हो गया तो इसलिए सुन लो। तो यहाँ आप करिए ऐसा ताकि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट जो है हमारी हमारी चीज़ों को समझती है, ये सेंसिटिव है, और हमें कुछ करने के लिए, एक न्याय देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। तो इससे बाहर वाली चीज़ों के ऊपर खत्म हो, पैसे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा सिद्धू सर, क्योंकि जितना ये डैमेज एक इलेक्शन जीतने के लिए था, उससे कहीं ज्यादा डैमेज अब ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है कि पाकिस्तान भले ही बैक हैंड पे हो, लेकिन बाकी और भी कुछ वेस्ट कंट्रीज हैं जिनका अपने अपने बेनिफिट्स के लिए बहुत बड़ी तादाद में इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। और सरकार को आगे बढ़कर इस पर एक कमीशन ही नहीं बिठाना चाहिए, अपनी तरफ से भी माफीनामा भी करना चाहिए, क्योंकि जी माफी तो मांगी है मनमोहन सिंह ने, वो तो मैं कहा है कि टेक्निकल माफी है। कांग्रेस की सोल जो वो तड़प रही होगी उसको थोड़ा सा सहारा देने के लिए, वो वैसी माफी क्या, जैसे ट्रूडो ने माफी मांगी कामागाटा मारू के लिए, छोटे से इंसिडेंट के लिए, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। बिल्कुल, वहां तो 350-345 शायद थे कामागाटू मारू वाले उसमें से। बिल्कुल। और रही बात मनमोहन सिंह ने माफी भले ही मांगी हो सिद्धू सर, लेकिन कितने सालों बाद अगर उनको जेल भी मिला तो तब तक उस उम्र में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिद्धू सर मैं अपने सवालात लूं एक बारी। पहला सवाल मैं लेती हूँ, क्रूशेट झटका का है। ये लिखते हैं, जनरल TN रैना वाज प्रिसाइसली पोस्टेड एज इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा टू डिसमिनेट खालिस्तान थ्योरी। हस्कर धार एंड TN कोल वर एट बैकहैंड सपोर्ट। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। जनरल रैना जब पोस्टेड थे तो मैं वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी था, वो 78 के करीब आए थे। उनका ये पोस्टिंग इसलिए हुई थी कि उनकी लंग्स में कैंसर था, तो लंग्स में कैंसर के लिए उस वक्त इंडिया में इतनी ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था, तो कीमोथेरेपी मैं ले जाता था उनको दफ्तर हॉस्पिटल वगैरह में। तो मैं 3 साल के बाद वापस आ गया, तो मुझे कह रहे थे कि मैं 6 महीने में गुजर जाना, तुम रुको, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही हो। मैंने कहा कि साहब अब मैं बहुत ज़रूरी बुलाया गया, हमें बहुत ज़रूरी काम है वहाँ, हमें संटूक साहब ने, तो मेरे सक्सेसर थे उस वक्त। तो उस वक्त जो है जनरल रैना के वक्त कुछ नहीं था। ये जो धर वगैरह आए हैं, ये तो मुलायधर मेरा बैचमेट है, वो जो मुलायधर ने किताब लिखी है ओपन सीक्रेट्स, उल्टा सीधा बहुत, उसको रंजिश थी अपने डिपार्टमेंट से, IB से। तो सिक्किम में भी जब मैंने मर्ज किया सिक्किम, IB मेरे अंडर थी, तो उनको अलग करके मुलाय MD धर उसका नाम है, मुलाय कृष्ण धर, गुजर गए बेचारे। तो उसको बहुत सीरियस डायबिटीज वगैरह थी, खाने से पहले इंजेक्शन लगाते थे, ऐसा कुछ। तो वो उसने ओपन सीक्रेट में सब कुछ बदनामी की, सब अपने डिपार्टमेंट की, जिसकी भी करनी है। मर्जर के बारे में लिखा कि ये तो मर्जर नहीं था, RNW पैसे देता था, सब मेरा नाम लिखा क्योंकि मैंने तो उसकी बड़ी मदद करी, 6 महीने इकट्ठे रहे। तो ये धर आया 83 के बाद में। मैं जब सितंबर 83 में गया था तो शिवराम कमिश्नर थे, शिवराम कृष्णा, तो फेबियन थे हमारे बैचमेट वहाँ पर नंबर 2। तो ये धर जो है बाद में आए, छतवाल थे उस वक्त एम्बेसडर। तो ये धर, रैना साहब तो गुजर गए थे 79-80 में, तो जनरल रैना नहीं थे वहाँ पर। तो बाद में तो जब जैसे मैंने आके कहा 83 में सक्सेना को कि कुछ होने वाला है, मैं नहीं करूँगा ये, तो ये सारी जो है मिस्टर झटका कह रहे हैं वो बाद की बात है। उसका धर्म की किताब है मेरे पास, उसमें जरूर लिखा होगा धर्म में कि क्या किया मैंने, बहुत कुछ किया, वो ऐसा कुछ लिखते हैं वो हमेशा।
सिद्धू सर, अगला सवाल है सरावण नेहरा जी लिखते हैं, मनु जी सिद्धू जी से पूछना कि यह सब षड्यंत्र कांग्रेस का किया धरा था, सबको पता लग गया, फिर भी सिख भाई उसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार भी बनवा दिया है पंजाब में। ऐसा है कि देखिए, बहुत ये लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इस कमेंट में चक्कर में नहीं पड़ने वाला कि मैं कहूँ कि सिखों को उसको वोट देनी चाहिए, उसको देनी चाहिए। तो अगर कोई ऑप्शन सामने हो, कौन सी ऑप्शन है, तो उसी के ऊपर होना चाहिए ना। तो ये पब्लिकली मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा क्यों कांग्रेस को देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। तो वो होगा, और कौन सी ऑप्शन है उनको। ये कहना चाहते होंगे कि बीजेपी अकाली इकट्ठी गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना, तो बीजेपी अब वो कौन से इकट्ठे हैं, है ना, तो किसको दो किसको नहीं दो, ये आप खुद की आप उनको पता है, हमसे कहलवाना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सिद्धू सर, पता तो उनको पता है क्या चीज है जी, लेकिन वो चाहते थे कि शायद सिद्धू साहब इस पे मैं बतलाता हूँ, मैं ट्रिब्यून नहीं पढ़ता हूँ। जो आदमी ट्रिब्यून ना पढ़े उसमें पंजाब में क्या इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट तो दुनिया में, चाइना, ये वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं ज्यादा एक्सटर्नल एजेंसीज में देखा। बिल्कुल सिद्धू सर, मेरा एक साइलेंट व्यूअर का एक सवाल है कि भारत हमारी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी का भी बेस है एक तरह से, वही जो राष्ट्र विरोधी सिख हैं उन्हें आगे रखा जाता है और जो राष्ट्रवादी सिख हैं उन्हें तंग किया जाता है। सरकार और समाज भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह के जो राष्ट्रवादी सिख हैं वो खुद को फिर देश हित से दूर करने लग जाते हैं। ये गैप कैसे फील हो सिद्धू सर? इंडिया में तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी किसी की पॉलिसी होगी, मगर ये है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज वगैरह में है, जैसे कनाडा वगैरह में है। तो कनाडा में बहुत थोड़े लोग हैं जो प्रो पाकिस्तान, प्रो खालिस्तान माफिया कह लीजिए, उनके पास पैसा है और उन्होंने कुछ कब्जा कर लिया है अब पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि अमेरिका कनाडा में पैसे से चलती है पॉलिटिक्स, तो दूसरों को खड़ा नहीं होने देते और बाकी जो है मजबूर कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, रैलीज बड़ी बड़ी करवाते हैं। जो बिल्कुल साइलेंट सिख्स हैं वो उनको चाहिए कि उनके पीछे मत लगें, वो अभी अलग हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, इनको छोड़ो। तो वो जैसे कि हर पार्टी सोचती है कि इतनी वोटें हैं मेरी, तो वो तकरीबन मिल जाते हैं आपस में उनके इंटरेस्ट। तो मजबूरी की बात है, मगर उनको सोचना चाहिए। मगर वो क्यों करें, उनका क्या काम है, वाई आर दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। तो तभी तो मैंने कहा है कि जब अगर आप ट्रूथ TRC वगैरह उठाएंगे, यहाँ कुछ लोगों को दिखाएंगे कि हम सिखों की जो मुश्किलें हैं उनको समझ रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। मुश्किल तो नहीं है, दर्द तो जरूर है कि साहब इतना कुछ सिखों ने मुल्क के लिए किया, हजारों लोग मरे गुरु गोविंद सिंह से लेके हिंदू धर्म को बचाने के लिए। फिर आज़ादी की जंग में कितने चले गए काला पानी, कितने INA में चले गए, और उसके बाद इंडिपेंडेंस बहुत कुछ किया, बहुत लोग मरे, हजारों लोग मरे। ये तो कुछ आज़ादी, इतनी थोड़ी कौम में 2% से कम आबादी है। तो प्रॉब्लम यही है कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ वोट पोटेंशियल कितना है, कि पौने 2% है। अगर तमिलनाडु की प्रॉब्लम हो कोई, यहाँ इतने आदमी MP है, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि उनका इंटरेस्ट इग्नोर किया जा सकता है, जो 2% से लेस पॉपुलेशन कितनी वोटिंग पोटेंशियल है। मगर ये वोट नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि किसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, और उनको अन्याय तो वो हुआ किसी मकसद से किया। अब तो गवर्नमेंट अब तो नहीं कर रही ना, वो तो उस टाइम हो गया है। बिल्कुल, और ये ऐसा दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ कि जो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और जिसका घाव आज तक भी नहीं भरा गया है। सिद्धू सर, अनिल शुक्ला जी हमारे व्यूअर हैं कनाडा से इस वक्त, वो देख रहे हैं कि सिद्धू साहब, इंदिरा जी द्वारा देश भर में आपातकाल लगाना कहां तक सही था, इस पर भी आपके विचार जानना चाहेंगे। क्या सिर्फ पंजाब और नेबरिंग स्टेट पर ही ऐसा कुछ लॉ इन्फोर्समेंट करने से काम नहीं चलता? ये पंजाब की तो बात ही नहीं थी उस वक्त, तो 75 में पंजाब की तो कहीं बात नहीं थी। बात ये थी कि अपनी पोजीशन, अपनी गद्दी कैसे बचानी है। मैंने लिखा है किताब में, मुझे पता था कि जब जयप्रकाश नारायण से डरते मारे इतना डर गई थी वो, उस दिन 25 जून को बहुत मीटिंग्स हुई।
जनरल रैना जो थे चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनको बुला लिया गया बीकानेर, अभी नए नए बने थे आर्मी चीफ, उनको कहा वापस आओ। उनसे बात हुई होगी, मैं तो पूछा नहीं उनसे, ना ही बतलाते थे मुझे कि साहब अगर प्रॉब्लम हुई तो तुम लोग टेक ओवर करोगे, तुम सिविल अथॉरिटी के साथ तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। तो रात में मैंने बतलाया है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई 25 और 26 की रात को, जिसमें मिसेस गांधी, बाबू जगजीवन राम, हमारे फादर ला सरदार सोरेन सिंह और वाई बी चौहान, तो वहां पर ये बात हुई। और करें क्या? अब मिसेस गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस, पहले जो इलाहाबाद में आ रही थी उसका सुप्रीम कोर्ट में हो गया था, उन्होंने फाइल कर दिया, इंटरिम स्टे मिल गई कंडीशनल। तो फिर वहां पर ये हुआ, जगजीवन राम इन्होंने कहा आखिर में बातचीत होने के बाद कि साहब कल को सरदार सोरेन सिंह विल टेक ओवर एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो मिसेस गांधी की जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी, वापस आ जाएगी, तो फिर वो बन जाएंगी। तो ये संजय को पता लगा, ये 10 और 12 के रात को बीच में। तो संजय ने बंसीलाल से पूछा, जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, तो बंसीलाल ने कहा कि तुम्हारी माँ बेवकूफ़ है, एक दफ़ा दूसरे बन गया, छोड़ने वाला कोई नहीं है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने सिद्धार्थ करे, जो चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के थे, वो भी दिल्ली में थे, तो उनको पकड़ा। तो उन्होंने एक लेटर बना दिया यही कि इंटरनल इमरजेंसी का डिक्लेयर करना जरूरी है, देश को खतरा है। तो फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने साइन कर दिया, अगले दिन जो है इमरजेंसी बन गई। तो वो इमरजेंसी के बाद मैंने यही कहा ना कि नेशन बिफोर फैमिली बिफोर नेशन, अपनी फैमिली, संजय गांधी के कहने के ऊपर मुल्क का देखा नहीं, अपना फैमिली का देखा। बिल्कुल आपने सही कहा सिद्धू साहब कि जब फैमिली बिफोर नेशन आ जाती है तो किस तरह के हादसे होते हैं, वो हम आज तक उनको भुगत रहे हैं और उन पर बातचीत कर रहे हैं और सॉल्यूशन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आपने अपनी बुक में सॉल्यूशन दिया है सरकार को, और सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, ये भी एक सच्चाई है। तो डिपेंड करता है कि उनके पॉलिसी मेकर्स कौन है, कौन क्या सलाह देता है, और कहाँ देश हित के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जब 2% के आसपास की जो पॉपुलेशन है, और जो देश के हमेशा हर बुरे वक्त में सबसे पहले, चाहे वो बॉर्डर लाइन हो, चाहे देश के भीतर हो, चाहे विदेशों में हो, सबसे पहले देश के लिए वो खड़ी रहती है। पिछले दिनों, हालांकि सिद्धू सर मैं समअप करने से पहले एक बात बस आपसे जरूर जानना चाहूंगी, पिछले दिनों जब किसान आंदोलन, ऐसा नहीं था कि सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती थी या किसानों के लिए पूरे देश में या मीडिया में कोई अटेंशन नहीं थी, लेकिन उसको भी इसी तरह की जो बाहर विदेशों में रहने वाली ताकतें, उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की। तो एक अच्छे खासे प्रोटेस्ट को, जो लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होना कोई वो नहीं है, वो जिंदा लोकतंत्र की पहचान है, उसे हाईजैक करने के लिए जिस तरह से वेस्ट ने इसे इस्तेमाल किया, ये भी तो एक गलत था सर। किसानों की मांग तो अलग ही रह गई। वही जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, हर चीज का फायदा तो उठाएंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको अलग करना चाहिए। तो ये तो अनफॉर्चुनेट चीज है ना, जितनी भी चीजें हैं उनका कोई फैसला एमिकेबल होना चाहिए, तो अगर नहीं होता, लटकती रहती है, तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल। अनिल शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि सिद्धू साहब, आपकी बुक पढ़ने के लिए आप इतनी जिज्ञासा पैदा हो गई है कि बिना पढ़े अब चैन नहीं पड़ेगा। शुक्ला सर, आप मैंने लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अमेजोन पर भी सिद्धू सर की ये तो आपकी किताब शायद पहले दिखा दिया है आपने। जी जी तो बिल्कुल अमेजोन पे है जी, तो पढ़ें, देखें, अगर अच्छा लगेगा तो और किसी दोस्त को दें कि सब आप भी पढ़िए, है ना। जी बिल्कुल। मैंने तो इसलिए लिखा कि जो दर्द है, जो गलतियां हुई हैं, वो शेयर करिए और लोगों को जो गलतफहमी पैदा करिए वो दूर हो जाए। हिंदू सिखों में कितना फर्क है, वो जानबूझ के डाल दिया लोगों को। बिल्कुल, एक महीन सी रेखा ही तो है बीच में सिद्धू सर, और अगर उस रेखा, और कहीं कहीं महीन रेखा भी नहीं है, कुछ फैमिलीज में तो कॉमन है, एक भाई हिंदू एक सिख, खत्रियों में ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वो तो आपने। लाइन भी, उसमें लाइन भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, और नहीं हकीकत में भी लाइन अपने नहीं है। अपने अपने विश्वास की बात है। अब हिंदू में कौन सा एक विश्वास होगा, कितनी चीजों को, अब सिखों अलग विश्वास। तो माइनर चीजें जो हैं वो इवॉल्व होती हैं। और अब जो है ये कहना कि सेपरेट रिलीजन नहीं है सिख, ये भी गलत है। मगर ये कहना कि हिंदुओं से इतने दूर हो गए हैं कि वो तो लड़ाई झगड़ा, वो भी गलत है। सब चीजें गलत हैं, उसकी चीजों की अच्छाई जानिए, दूसरों में अच्छाई पहचानिए, है ना। बुराई है तो अपने आप अंदर देखिए। बिल्कुल।
बस यही गलती करते हैं एक्चुअली सिद्धू साहब, आम हम लोग, कि खुद के अंदर की बुराई नहीं देखते हैं और दुनिया जहान में ढूंढते फिरते हैं, तो ना अच्छाई मिलती है ना बुराई मिलती है। और मगर ये है कि रिलीजन के बारे में आपका बेवकूफ जो बना रहा है उसका अपना उल्लू सीधा कर रहा है। धर्म को थोड़ा दूर रखें, अपना पर्सनल जाती चीज समझें, ना कि आपका कोई सोसाइटी के रिलेशनशिप में आपका धर्म ज्यादा नहीं आना चाहिए। धर्म है आपके आप है, अपना विश्वास है, जो मर्जी करिए, है ना। उसको आपकी बातचीत में मैं हिंदू से तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू से क्यों करूँ, ऐसा दिमाग में आएगा तो पागल हूँ मैं, है ना। नहीं सिद्धू सर, मैं आपको यहाँ पर एक मजे की बात भी बता दूं कि जैसे मैं आयरलैंड में हूँ, आयरलैंड में मंदिर नहीं है, जैसे मैंने आपको फोन पे भी बताया था। तो मुझे जब फील होता है कि मुझे अपनी आस्था को सिजदा करने जाना है, तो गुरुद्वारा है, मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ। महसूस थोड़ी ना होता है कि वो अलग है, क्योंकि एक ही बात है। भगवान तो एक ही है। वो बिल्कुल। तो वो तो हो सकता है कि आपके साथ ही चल रहा हो, आपके बीच में हो। मंदिर में किसी गुरुद्वारे में भी कोई जाने की जरूरत नहीं, अगर भगवान आपका अपने अंदर, जैसे बुल्ले शाह वगैरह कहते हैं ना, सभी लोग हैं, वो अपने आप में अंदर ही देखिएगा, है ना। तो फिर तो अगर गुरुद्वारे में मंदिर को, मंदिर और गुरुद्वारे में क्या फर्क है, भगवान तो ठीक वही बात है, ये भी आपने है। बिल्कुल तो नहीं सही। कि भगवान दूसरी ड्रेस पहन के आ जाएगा हिंदुओं के मंदिर में और सिखों के मंदिर में पगड़ी बांध के आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता सिद्धू सर, क्योंकि जो हमारे दिल के अंदर, आत्मा के अंदर जो भगवान मौजूद है, उसको तो हम देखते नहीं है। ये भी हमारी ही खामियां है। अपनी आस्था और अपने अंदर जब, क्योंकि भगवान तो कहते हैं मैं कण कण में हूं, तो अपने अंदर भी तो है, उसे ही देख ले, तो ये सारे मसले का कोई झगड़ा ही ना हो कहीं पे भी। और सिद्धू सर, हिंदुइज्म में प्रॉब्लम है कि हिंदुइज्म में इतना कुछ है कि वो उसी को ढूंढते रहते हैं। बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान है हिंदुइज्म में। तो अच्छा भी है, और कहीं ना कहीं जब जो चलो धर्म कट्टरता के जब बारे में आती नहीं बात करेंगे, आप आगे और की बात है। हाँ, करिए नहीं, धर्म। मैं करना भी नहीं चाह रही अब थी थोड़ा सिद्धू। बहुत, थोड़ी इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा ये हाँ, तो। नहीं नहीं, उम्र हम में धर्म पे, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है सर। अपनी उम्र का फायदा लेके बोल किया जाता है ना। नहीं नहीं सिद्धू सर, हमारा धर्म का सब्जेक्ट भी नहीं है। आज हमारा खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी आपकी बुक पर हमने चर्चा की, और बहुत बेहतरीन चर्चा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू सर, आपने हमें वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी लिए आपने। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, शुक्रिया सर। तो वर्ल्ड 360 विद मनु में आज हमारे साथ द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के राइटर, पूर्व सचिव हमारे जीबीएस सिद्धू साहब थे। सिद्धू साहब की बुक जो खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जिस पर हमने चर्चा की, ये उन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने का प्रयास करती है जो आज तक जारी हैं। यह कहानी पंजाब से कनाडा, अमेरिका, यूरोप और दिल्ली तक पहुंचती है। राजनीतिक उलझन और अवसरवाद से सच्चाई को अलग करने की तलाश में उस वक्त के सत्तारूढ़ दल द्वारा कथित रूप से निभाई गई भूमिका की भी जांच करती है, और दिल दहला देने वाली हिंसा जिसने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली, उन सभी बिंदुओं पर रोशनी डालने में भी सहायक है। राजनीतिक मतभेद देश के लिए कितने घातक हो सकते हैं, यह सहज ही समझा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए सब्जेक्ट और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए वर्ल्ड 360 विद मनु के साथ।